हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए इकोनॉमी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, यानी यूनिट 6 मैंने स्टार्ट की है और उसमें एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने स्टार्टिंग की चीजें बताई हैं। अर्थव्यवस्था की आधारभूत जानकारी, अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय मैंने उसमें बताया था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीजें बताई हुई हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति क्या है, जीडीपी को लेकर के काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। हम ऐसा कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि किस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है। तो मैंने पूरा उसका डिटेल बताया हुआ था कि इसके दो आधार होते हैं। विश्व बैंक द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के आकार का आकलन करने के लिए दो विधियां अपनाता है विश्व बैंक। उसमें एक विदेशी विनिमय मूल्य है और दूसरा क्रय शक्ति समता। तो दोनों का मैंने डिटेल पिछले वीडियो में बताया हुआ है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की, और क्रय शक्ति समता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 3री अर्थव्यवस्था है। इसका डिटेल मैंने बताया हुआ है। दोनों जो विधियां हैं, विदेशी विनिमय मूल्य और क्रय शक्ति समता, उन दोनों का डिटेल भी मैंने बताया हुआ है कि इसका आकलन कैसे होता है, विश्व बैंक कैसे आकलन करता है। ठीक है। और भारत की उस आधार पर जीडीपी कितनी है, कितने ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, तो ये पूरा डिटेल मैंने बताया हुआ है। तो उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आज। और ये जो टॉपिक चल रहा है मेरा अभी जो मैं बता रहा हूं, ये है वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का टॉपिक अभी मैं बता रहा हूं। और इसके बाद मैं बताऊंगा भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जो आपका पहला टॉपिक यूनिट 6 में दिया गया है ना। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। इससे संबंधित कुछ चीजें मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। पिछले वीडियो में अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय दिया हुआ था, थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में भी बताया था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में संबंध भी बताया था मैंने, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधित कुछ बातें मैंने की थी। उसी के आगे आज मैं बताने वाला हूं। तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है विगत वर्षों से, और ऐसा कहना है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक, इनका कहना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। तो कितनी वृद्धि, भारत की अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि हो रही है, यानी भारत की जो जीडीपी है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है ना, वो आईएमएफ द्वारा ये जो वृद्धि बताई गई है वो 2023-24 में 6.7% बताई गई है, और 2023-24 में 6.7% है, 2024-25 में ये है 7%। वहीं चाइना की अगर हम देखें 2023-24 में वृद्धि तो 5.2% रही है, यानी काफी कम रही है भारतीय अर्थव्यवस्था से। और 2024-25 में अगर चाइना की ग्रोथ देखें तो केवल 5% ही रही है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वृद्धि हमारे इंडिया में भारत की अर्थव्यवस्था की रही है। मतलब चाइना सेकंड नंबर पर आता है ग्रोथ में, लेकिन चाइना से काफी आगे, काफी हम अच्छी स्थिति में चल रहे हैं ग्रोथ के मामले में। वही स्थिति विश्व बैंक के हिसाब से हम देखें तो 2023-24 में विश्व बैंक ने कहा है कि 6.3%
की ग्रोथ हुई है, और 2024-25 में जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 7% का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों का सेम अनुमान है। विश्व बैंक तथा IMF दोनों ही कह रहे हैं कि 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रहेगी 7% के आसपास, है ना। तो ये इस तरीके से ये स्थिति है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत में, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से भारत की जो विश्व में स्थिति है वो 125वीं स्थिति, 125वां स्थान है प्रति व्यक्ति आय। अभी हम GDP और प्रति व्यक्ति आय, GVA, विदेशी मुद्रा भंडार, FDI, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, इन सभी का हम अर्थ समझेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी। हालांकि आपके सिलेबस में दिए नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कॉन्सेप्ट, उनका अर्थ समझना जरूरी होगा, तो हम इस पर आगे बात करेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत की जो विश्व में स्थिति है वो है 125वीं, यानी 125वां स्थान है भारत का वर्ल्ड में। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाले जो देश हैं उसमें लग्जमबर्ग सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय इसकी, फिर सेकंड नंबर पर आयरलैंड का नाम आता है, और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड का नाम आता है। प्रति व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या को हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमें जो है राष्ट्रीय आय मिल जाती है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। ये ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या कम है। अगर देश की जनसंख्या कम है, राष्ट्रीय आय ज्यादा है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है ज्यादा आती है। ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है वो है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देश की अगर राष्ट्रीय आय ज्यादा है, टोटल जनसंख्या कम है, इसीलिए जो है वहां पर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी। चूंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय आय उतनी नहीं रहती है, इसलिए हम जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पीछे है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैंने जैसा कि बताया कि राष्ट्रीय आय में टोटल जनसंख्या को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय पता चल जाती है, उसका आगे हम उल्लेख करेंगे। तो लग्जमबर्ग, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सभी की जो जनसंख्या है वो काफी कम है, राष्ट्रीय आय ज्यादा है, इसलिए जो है इनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा बनी हुई है। ये IMF के द्वारा बताया गया है, 2024 का आंकड़ा है। ठीक है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बुरुंडी की है IMF के हिसाब से। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो देश है बुरुंडी है, हाँ ना। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की जो स्थिति है वो चौथी है, यानी चौथा स्थान भारत का बना हुआ है ना। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो है भारत का स्थान चौथा है ना। अब इसमें हम देखेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत में कितना है अभी वर्तमान में। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है भारत का है $705.885 बिलियन डॉलर या अरब डॉलर, है ना। ये सितंबर 2014 की स्थिति थी। अभी जो है दिसंबर 2024 में ये घट करके हो गया है 644.391 बिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर। ये दिसंबर 2024 की स्थिति है, 2024 की स्थिति ना। ये RBI ने जो है ये आंकड़ा जारी किया है, RBI के अनुसार है ये। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि 700 अरब डॉलर जो है से ऊपर पहुंच गया था विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में, लेकिन अभी जो है ये घट करके 644.391 अरब डॉलर हो गया है, यानी घट गया है विदेशी मुद्रा भंडार इंडिया का। ठीक है, तो ये है इस तरीके से आंकड़ा। नया आंकड़ा मैंने दिया दिसंबर तक का है ये, और आपका जो एग्जाम होने वाला है वो फरवरी में होगा, तो लगभग ये डेटा आपका चल जाएगा वहां पर, यहीं से जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले जो देश हैं वर्ल्ड में, उसमें चाइना का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। ये है 3626 अरब डॉलर बिलियन डॉलर, है ना। अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर। तो सेकंड नंबर जापान का आता है, 1272 अरब डॉलर है जापान का। थर्ड नंबर आता है स्विट्जरलैंड का, 890 बिलियन डॉलर है। ये मई 2024 की स्थिति है ना। तो इस तरीके से 3 बड़े देश हैं जिनका विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा बना हुआ है। इसके बाद चौथे नंबर पर भारत आता है, अभी मैंने बताया है
ये ताजा स्थिति है भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की, 644.391 बिलियन डॉलर। ये दिसंबर 2024 की स्थिति है, आरबीआई ने आंकड़ा दिया हुआ है। 5वां स्थान रसिया का है, इसका डेटा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इतना जरूरी आप लोगों के लिए सभी के डेटा याद रखना नहीं है आवश्यक। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की स्थिति हो गई चौथी, और प्रथम 3 देश माने जाते हैं वो मैंने बताए हुए हैं, ये है चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहां तक होगी बात। अब आगे हम बात कर रहे हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। हाँ, विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या सम्मिलित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कभी पूछ सकता है कि विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या सम्मिलित है। हालांकि देखिए ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ भी इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, ध्यान रखें, है ना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति टॉपिक दिया हुआ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सारी चीजें आती हैं, तो यहां से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट से कोरिलेट करके पूछ सकता है। इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि अरे ये तो एग्जाम में सिलेबस में क्लियर दिया नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़े या पढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। ये सब चीजें आपके काम की हैं जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर एक भी चीज ऐसी आपको नहीं मिलेगी जो आपके काम की नहीं होगी। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार के घटक एक बार पहले यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत क्या सम्मिलित है क्या नहीं सम्मिलित है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा जो घटक है वो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में क्या सम्मिलित है? विदेशी जो कंपनियां हैं, विदेशी जो निवेशक हैं, देश के अंदर जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, बॉन्ड है, डिवेंचर है ना, किसी कोई कारखाना उन्होंने स्थापित किया हुआ उसमें जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ, जो भी इन्वेस्टमेंट विदेशी कंपनियों का यहाँ पर है विदेशी मुद्रा के रूप में जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो सारा इसमें आता है। ये सबसे बड़ा घटक माना जाता है। स्वर्ण भंडार, देखिए स्वर्ण भंडार जो है विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है ना। आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच, आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच ये क्या है? आईएमएफ के जो सदस्य देश है, भारत चूंकि सदस्य देश है, तो सदस्य देश जो है आईएमएफ में ये जमा रखते हैं, है ना, उनके द्वारा दी गई मुद्रा है ये। आईएमएफ को सदस्य देशों द्वारा दी गई मुद्रा होती है जो आपातकालीन परिस्थितियों में सदस्य देश के काम आती है, सदस्य देश उसका यूज कर सकता है, तो इसको कहते हैं आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रेंच। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइविंग राइट, इसको कहते हैं एसडीआर, है ना। बिफोर लास्ट ईयर जो है एसडीआर का मेंस में क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो एसडीआर क्या है? ये आईएमएफ की मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है। आईएमएफ में जो अलग अलग सदस्य देश हैं उनकी जमाएं जो होती हैं वो एसडीआर के रूप में होती हैं। आईएमएफ में जितने भी सदस्य देश हैं उनका एक निर्धारित कोटा होता है, उसके अनुसार जो है वो वहां पर अपनी जमाएं रखते हैं निर्धारित कोटा के अनुसार, तो वो सारी एसडीआर के रूप में होती हैं। तो वही जो है विदेशी मुद्रा यहाँ पर काउंट की जाती है। ठीक है, तो ये 4 घटक हैं इसके, इन चारों को मिलाकर के हम बोलते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, यानी जो है जो भी विदेशी कंपनियां, विदेशी निवेशक यहाँ आकर के इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ के शेयर हैं, डिवेंचर है, बॉन्ड है, खरीदते हैं, तो उसमें जो है वो विदेशी मुद्रा यूज करते हैं, तो वो विदेशी मुद्रा यहाँ पर जो है जमा होती है, तो उसको हम विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में देखते हैं। हाँ, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में भारत की स्थिति क्या रही है। तो उससे संबंधित ये जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई होता है, इसकी रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड यानी इसको लिखते हैं UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना। अंकटाड UNCTAD इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, हिंदी में लिखते हैं अंकटाड ऐसे। स्थापना इसकी हुई है 1964, इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है, इसका नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो 2024 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत 2023 में विश्व का 8वां
एफडीआई प्राप्तकर्ता यानी एफडीआई अंतर प्रवाह वाला देश रहा है। तो ये स्थिति है, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में भारत 2023 में विश्व में 8वें स्थान पर रहा, यानी 8वां बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता, या इसको बोलते हैं एफडीआई अंतर प्रवाह है। एफडीआई इंग्लिश में कहते हैं इनफ्लो, यानी इसने जो है विदेशों से, विदेशी कंपनियों से एफडीआई इस तरह से प्राप्त किया है कि उसका स्थान 8वां हुआ है। पहला स्थान इसमें यूएसए का है, जो पहले भी रहा है। तो इस तरीके से ये है एफडीआई के मामले में भारत की स्थिति। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में जो एफडीआई अंतरप्रवाह हुआ है वो 70.95 अरब डॉलर हुआ है। ये है 2023-24 के दौरान भारत में एफडीआई अंतरप्रवाह। अंतरप्रवाह मतलब होता है इनफ्लो, मतलब कितना भारत में एफडीआई आया है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, है ना। अभी हम आगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में पढ़ेंगे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है ना। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा है वो सिंगापुर का रहा है। सिंगापुर सबसे ज्यादा योगदान उसने किया है 24%, ठीक है। सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूएसए है, ये जो है सबसे ज्यादा योगदान हमारे यहाँ पर कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं। अभी बीच में मॉरिशस का नाम था, अब सिंगापुर का नाम हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि एफडीआई के अंदर प्रवाह में सबसे ज्यादा योगदान किस देश का है, तो सिंगापुर का है, फिर मॉरिशस का नाम आता है। 70.95 अरब डॉलर जो है एफडीआई 2023-24 के दौरान हुआ है। सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यहां पर हुआ है वो उसमें यूएसए, चाइना और हांगकांग का नाम आता है। फिर इसमें इसका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत जो है कोई भी विदेशी निवेशक में कंपनी भी हो सकती है और एक व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो वो किसी दूसरे देश में जाकर के स्थायी परिसंपत्तियां हैं, पूंजीगत परिसंपत्तियां हैं, आधारिक संरचना है, उसमें जाकर के इन्वेस्ट करता है, सीधे इन्वेस्ट करता है। वो किसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करता है ना। कोई भी विदेशी निवेशक, उसमें कंपनी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, वो किसी दूसरे देश में जाकर के वहां की आधारभूत संरचना, पूंजीगत परिसंपत्ति है, भौतिक संपदा है, उसमें भूमि है, मशीन है, कारखाने तथा आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में धन लगाते हैं, तो उसको एफडीआई कहा जाता है। यानी सीधे धन लगाते हैं, किसी कंपनी के माध्यम से धन नहीं लगाते, यानी किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हैं। जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसको एफआईआई बोल दिया जाता है ना। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता है कि एफडीआई एफआईआई में क्या अंतर है। हालांकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी समझ तो आपको होना चाहिए कि भाई एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है ना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, दो प्रकार के निवेश होते हैं। संस्थागत निवेश में क्या होता है कि कोई बाहरी कंपनी या व्यक्ति देशी कंपनी के शेयर खरीदती है, शेयर मार्केट में पैसे लगाती है, तो वो संस्थागत निवेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रत्यक्ष निवेश में क्या है? एक बड़ा निवेश होता है, मतलब कोई कंपनी है, बाहरी कंपनी है, उसने यहाँ पर कोई कारखाना स्थापित कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो है इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब वो डायरेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, किसी कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, इसलिए इसको बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, है ना। और ये बड़ा निवेश होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है ना, और स्थायी होता है। इसमें पूंजी के पलायन का खतरा बहुत कम होता है। यह है, यह दीर्घकालिक तथा स्थायी होता है, इसमें पूंजी पलायन का खतरा बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। तो यह है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जब कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जा करके उसकी पूंजीगत परिसंपत्तियों में, उसकी आधारिक संरचना में, भूमि है ना, सड़कों का निर्माण है, कोई कारखाना है, उसमें जब इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर डी मार्ट है, तो डी मार्ट जो है एक तरीके से एफडीआई है। बेस्ट प्राइस क्या है?
बेस्ट प्राइस जो कि वॉलमार्ट जो कंपनी है अमेरिका की, वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी है, और वो अपने जो मॉल है विदेशों में बेस्ट प्राइस के नाम से लगाती है। तो ये इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है एफडीआई के अंतर्गत आता है। अगर कोई विदेशी कंपनी, विदेशी निवेशक यहाँ की जो कोई कंपनी है उसके शेयर खरीदती है तो उसको एफआईआई कहा जाएगा। और ये जो एफआईआई होता है ये अल्पकालिक होता है ना, और इसमें पूंजी पलायन का खतरा लगातार बना रहता है। तो ये एफडीआई के अंतर्गत चीजें मैंने बताई हैं। फिर वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति, वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति, इसमें वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी है वो 2.11% है। वैश्विक बाजार में भारत का विश्व में जो स्थान है वो 10वां है। वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2.11% है और वैश्विक बाजार में भारत का विश्व में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। वैश्विक वस्तुगत निर्यात में भारत का जो भारत की जो हिस्सेदारी है 1.8% ये 2022 का, ये डब्ल्यूटीओ के हिसाब से, डब्ल्यूटीओ के अनुसार। और इसी तरीके से ये भी डब्ल्यूटीओ के अनुसार डेटा है। ये प्रमुख निर्यातक देशों में भारत का विश्व में स्थान है 18वां निर्यातक देशों में, और प्रमुख आयातक देशों में जो भारत के स्थान है वो 7वां है ना। 18वां है निर्यातक देशों में और 7वां है आयातक देशों में। ये भी जो है डब्ल्यूटीओ के हिसाब से डेटा है, डब्ल्यूटीओ के अनुसार ये। तो इस तरीके से यहां तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की स्थिति। ये यहां से अब मूल टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है जो आपके सिलेबस में दिया है, पहला टॉपिक है ये, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। तो हम इसमें क्या करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति भी देखेंगे और उसमें फिर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी देखेंगे। दोनों को साथ में लेकर के दोनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय का कंपैरिजन पूछा गया था। इसके अलावा भारत के टोटल जो कारखाने हैं उसमें मध्य प्रदेश के कारखानों की स्थिति पूछी गई थी। तो इस तरह का कंपैरिजन जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है आए हैं पिछले एग्जाम में और आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो हम भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन साथ साथ करेंगे। ये जो अध्ययन हम करेंगे ये अलग अलग बिंदुओं के आधार पर करेंगे। जैसे जीडीपी है, दोनों की जीडीपी में वृद्धि है, जीडीपी और जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान भारत तथा मध्य प्रदेश में, है ना। जीडीपी में वृद्धि दर हो गई, प्रति व्यक्ति आय दोनों की, भारत तथा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है ना। इसके बाद कृषि है, उद्योग है, सेवा है ना, व्यापार है ना, निवेश है ना। भारत की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, कई कार्यक्रम ऐसे जिसमें मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो इस तरीके से जो है हमें इन बिंदुओं के आधार पर दोनों अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन करना है, दोनों की तुलना करते हुए चलना है। ठीक है, तो मैंने पहले लिया है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो दोनों की जीडीपी को हम देखेंगे कि जीडीपी की स्थिति दोनों की क्या है। तो पहले मैंने यहाँ पर जीडीपी को समझाने का प्रयास किया है ना। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। किसी देश की भौगोलिक जो सीमा है उसके अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। यानी किसी देश की भौगोलिक जो सीमा है उसके अंदर चाहे वो देशी कंपनी उत्पादित कर रही हो, सेवाएं प्रदान कर रही हो, या विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पर उत्पादित कर रही हो या सेवाएं प्रदान कर रही हो, उन सभी का जो उत्पादन है, जो उनके द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हैं, तो उनकी अंतिम वस्तुएं ली जाती हैं, अंतिम सेवाएं ली जाती हैं, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उनको जोड़ दिया जाता है।
तो उसको हम कह देते हैं जीडीपी, मुद्रा के रूप में इसका आकलन होता है। तो वही इसमें लिखा हुआ है, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक निश्चित समयावधि में यानी एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। इसमें मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं ली जाती हैं, यानी जो अंतिम वस्तु है जिससे कोई अन्य वस्तु नहीं बन सकती है, उस वस्तु का बाजार में जो मूल्य है उसको लेकर के हम आकलन करते हैं, तो जीडीपी होता है। और एक वर्ष के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसमें देश के अंदर जो भी उत्पादन कार्य हो रहा है, चाहे वो देशी कंपनी कर रही हो चाहे विदेशी कंपनी कर रही हो, दोनों के उत्पादन कार्य को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। फिर इससे हम जो है जीएनआई निकालते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम में केवल देशवासियों की जो शुद्ध देशवासियों की आय है निकाली जाती है। जो विदेशों में हमारे यहाँ के लोग या हमारे यहाँ की कंपनियां काम कर रही हैं उनको हम इसमें जोड़ देते हैं, जो देश में विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं उनको घटा देते हैं, तो ये जीएनआई हो जाता है। फिर एनएनआई निकाला जाता है, नेट नेशनल इनकम। इसमें जो है जो मूल्यह्रास है, डेप्रिसिएशन है, वो घटा दिया जाता है। कोई वस्तु जो है, कोई उपकरण लगातार काम करता है ना, जैसे हमारी बाइक है, हम कार लगातार उससे काम लेते हैं, तो उससे उसका मूल्य कम हो जाता है, मूल्यह्रास हो जाता है ना, साल दर साल मूल्य में कमी आती जाती है। तो जितनी कमी होती है मूल्य में उसको हम माइनस कर देते हैं, उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। ये सारी डिटेल जो है मैंने जो इकोनॉमी जो मेंस का सिलेबस है उसमें मैंने डिटेल कराया हुआ है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है उसको पढ़ना चाहे तो वहां से पढ़ सकता है। हालांकि वो कोर्स आपको लेना पड़ेगा, मेंस का जो कोर्स है कई लोगों ने लिया हुआ है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल इसका कराया हुआ है। राष्ट्रीय आय है, जीडीपी है, जीएनआई है, एनएनआई है, जीवीए है ना, प्रति व्यक्ति आय है, पूरा उसमें डिटेल मैंने बताया हुआ है। तो ये है जीडीपी, जिसमें एक देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी उत्पादन कार्य होता है, चाहे वो देशवासियों द्वारा किया जाए चाहे विदेशियों द्वारा किया जाए, उसको जो है उसमें सम्मिलित किया जाता है, उसमें अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है ना। तो इसका इंग्लिश में भी इसका मीनिंग बताया गया है जीडीपी का ना। तो ये है इसके मीनिंग के बारे में। तो जीडीपी दो तरीके से आकलन किया जाता है, जीडीपी का दो प्रकार इसको हम कह सकते हैं। सांकेतिक जीडीपी नॉमिनल होती है, ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर जीडीपी निकाली जाती है, उसको बोलते हैं सांकेतिक। वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, ये स्थिर मूल्यों के आधार पर इसको निकाला जाता है। स्थिर मूल्य मतलब 2011-12 जो आधार वर्ष होता है उसके आधार पर जो हम जीडीपी निकालते हैं उसको बोलते हैं स्थिर मूल्य। ये आधार वर्ष एनएसओ ने डिसाइड किया हुआ है, आधार वर्ष, ठीक है। प्रचलित मूल्य का मतलब होता है कि वर्तमान जो मूल्य है, यानी जिस ईयर के लिए आप जीडीपी निकाल रहे हैं या नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, उस ईयर के मूल्य हम लेते हैं। उसी ईयर में उन वस्तुओं के मूल्य क्या थे उनको लेकर के जब हम आकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्य, ठीक है। स्थिर मूल्य का मतलब होता है कि 2011-12 में वस्तुओं के जो मूल्य थे उन मूल्यों को लेकर के जब हम आकलन करते हैं तो उसको स्थिर मूल्य कहा जाता है ना। 2011-12 आधार वर्ष एनएसओ द्वारा घोषित किया गया है। अभी ये चेंज हो जाएगा, नया आधार वर्ष अभी आने वाला है, कुछ समय में आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से ये दो इसके आधार हैं जीडीपी के, प्रकार हैं आकलन के, दो आधार इसको माने जाते हैं, सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। प्रचलित मूल्य मतलब इसमें वस्तुएं भी उसी वर्ष की ली जाती हैं और मूल्य भी उसी वर्ष के लिए जाते हैं जिस वर्ष के लिए हम जीडीपी का आकलन करने वाले होते हैं। जैसे 2023-24 के लिए हम जीडीपी का आकलन कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और उसी वर्ष उन वस्तुओं का जो मूल्य रहा है, उनकी जो कीमतें रही हैं, इनको लेकर के हम जीडीपी का आकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रचलित मूल्य। चूंकि मूल्य बढ़ जाते हैं इसलिए प्रचलित मूल्य के आधार पर जीडीपी, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है। स्थिर मूल्य का मतलब क्या है? स्थिर मूल्य जैसे 2023-24 के लिए हम जीडीपी आकलित कर रहे हैं तो वस्तुएं तो उसी वर्ष के लिए जाएंगी जो उस वर्ष उत्पादित हुई हैं, यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो वस्तुएं, जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं वो वस्तुएं हम लेंगे।
लेकिन उनके मूल वो लेंगे जो 2011-12 में थे। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम आकलन करते हैं जीडीपी का, तो हम कहते हैं वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी। वास्तविक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति सम्मिलित नहीं होती है, महंगाई सम्मिलित नहीं होती है, इसमें मुद्रास्फीति सम्मिलित होती है प्रतिशत मूल्यों के आधार पर, है ना। इसलिए स्थिर मूल्य के आधार पर जो है जो जीडीपी होती है वो रियल होती है, कम होती है, इसका मान कम होता है ना। और प्रतिशत मूल्य के आधार पर जीडीपी ज्यादा होती है क्योंकि महंगाई उसमें अकाउंट हो जाती है, महंगाई जुड़ जाती है ना। 10 साल में महंगाई जो है बढ़ गई वस्तुओं की, है ना। मान लीजिए 2011-12 में इसकी कीमत 20 रुपए थी और अभी जो इसकी कीमत हो गई है 40 रुपए, तो डबल हो गई कीमत। इस तरीके से जो है अब जब प्रतिशत मूल्य के आधार पर जब इसका आकलन करेंगे, इसके मूल्य लेंगे तो ज्यादा हमें लेना पड़ेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है आप देखते हैं कि स्थिर मूल्यों के आधार पर जो जीडीपी, जीवीए, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय है, वो उसका मान ज्यादा होता है और प्रतिशत मूल्य के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर कम होता है, प्रतिशत मूल्य के आधार पर मान ज्यादा होता है, ये हम देखते हैं। यही चीज इसमें लिखी हुई है कि यह प्रतिशत मूल्य के आधार पर होती है, ये राशि ज्यादा होती है, इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं किया जाता, यानी मुद्रास्फीति जो है इसमें सम्मिलित होती है, समायोजन नहीं किया, नहीं मुद्रास्फीति का इसमें इंक्लूड रहता है। वास्तविक जीडीपी यह राशि स्थिर मूल्य के आधार पर होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें मुद्रास्फीति का समायोजन होता है, यानी मुद्रास्फीति जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती है, सम्मिलित नहीं होती है ना। समायोजन होता है इसका मतलब इसमें सम्मिलित नहीं है और इसमें सम्मिलित है ना, सम्मिलित है, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं। सम्मिलित है ना, मुद्रास्फीति इसमें सम्मिलित है और इसमें मुद्रास्फीति सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका मान कम होता है, इसका मान स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी, उसका मान प्रतिशत मूल्य के आधार पर जीडीपी से कम होता है। अब इसमें मैंने डेटा बताया हुआ है, भारत की जीडीपी 2023-24 में कितनी रही, तो स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी का जो मान है, इसको वास्तविक जीडीपी कहते हैं, वो है 173.82 लाख करोड़ रुपए, ये अनुमान है। ये है स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी। दूसरा डेटा इसमें लिखा है प्रतिशत मूल्यों के आधार पर जीडीपी या नामात्र की जीडीपी, ये 295.36 लाख करोड़ है, ये भी अनुमान है ना। तो आप देखते हैं कि प्रतिशत मूल्य के आधार पर 295.36 लाख करोड़ है और वहीं स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी भारत की 173.82 लाख करोड़, अंतर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया था। तो यहां तक क्लियर हो गया। जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? अब देखिए मैंने अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में सारी चीजें बताई, अब हम आगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो भारत में जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही? स्थिर मूल्यों के आधार पर ये 8.2% रही है। 2023-24 का डेटा हम देख रहे हैं। प्रचलित मूल्यों के आधार पर ये जो रही है उसकी वृद्धि ये 9.5% रही है। ठीक है, तो जीडीपी में वृद्धि दर के डेटा मैंने बताए हैं, 2023-24 के डेटा है। आर्थिक समीक्षा जो 2023-24 की आई थी, उसमें 2024-25 में जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया था वो लगाया गया था 6.5 से 7.0 स्थिर मूल्य के आधार पर इतनी रहेगी। ये आर्थिक समीक्षा में ये अनुमान लगाया गया था। 2024-25 में जो जीडीपी भारत की रहेगी वो रहेगी 6.5 से 7% स्थिर मूल्यों के आधार पर। वहीं आरबीआई का जो अनुमान था, आरबीआई के अनुमान लगाया है वो उन्होंने बोला, आरबीआई ने बोला है कि 2024-25 में जो जीडीपी रहेगी वो 6.6% रहेगी स्थिर मूल्य के आधार पर। आरबीआई ने इसको कम कर दिया है, पहले आरबीआई ने ज्यादा बताया था ये अनुमान, लेकिन अभी जो है घटा करके इसने कर दिया है 6.6%। पुराना अनुमान ज्यादा था, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये अलग अलग अनुमान जो है अलग अलग संस्थाओं द्वारा बताए गए हैं। इसी तरीके से आईएमएफ तथा विश्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि जो रहेगी उसका अनुमान लगाया गया 2024-25 में, वो है 7%। अभी मैंने बताया था, जस्ट पहले ही बताया था कि
दोनों ही जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन्होंने भारत की जीडीपी में जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 2024-25 में, वो 7% लगाया, सेम है दोनों का अनुमान। इसी तरीके से 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान जो है वो कम हो गया है, 7% जो है स्थिर मूल्यों के आधार पर अनुमान लगाया गया है पहली तिमाही में जीडीपी का अनुमान। भारत में 1951 से 2024 तक जीडीपी में औसत वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो 5.99% रही, स्थिर मूल्यों के आधार पर ये ऐसा माना जा रहा है ना। भारत में 1951 से 2024 तक जो है जीडीपी में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रही है वो 5.99%, पहले ज्यादा रही है, अब कम हुई, बीच में भी कमी वृद्धि हुई है। कोरोना काल में तो माइनस में वृद्धि हुई थी, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो इस तरीके से ये है वृद्धि दर के संबंध में। आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, इनमें किस तरीके से वृद्धि भारत में रही है, मध्य प्रदेश में रही है, तो वो आगे हम बात इस पर करेंगे। फिर आगे मध्य प्रदेश का डेटा देखिए, यहां पर आ गया। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसको कहते हैं शॉर्ट में GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 2023-24 का डेटा मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। ये स्थिर मूल्यों के आधार पर है। 6,60,363 करोड़ रुपए, 6,60,363 करोड़ रुपए जो है ये भारत का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 2023-24 का, स्थिर मूल्यों के आधार पर। प्रचलित मूल्यों के आधार पर ये डेटा है 13,63,327 करोड़ रुपए। देश की जीडीपी का ये है 4.63% ना, देश की जीडीपी का 4.63% है, और मध्य प्रदेश का देश में इस मामले में 10वां स्थान है। अभी हम आगे अन्य राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि स्थिर मूल्यों के आधार पर मध्य प्रदेश की जो GSDP है 2023-24 में वो 6,60,363 करोड़ रुपए, और ये स्थिर मूल्य के आधार पर, प्रचलित मूल्य के आधार पर 13,63,327 करोड़ रुपए है। अभी अब मैंने जो है भारत की स्थिति बताई थी आप लोगों को, ये भारत की स्थिति है, ये भारत की है। देखिए 173.82 लाख करोड़ है, और 295.36 लाख करोड़ जो है ये भारत की जीडीपी है, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्यों के आधार पर। तो कंपैरिजन करके हुए आपको देखना है। ये हो गया था, और ये इस तरीके से प्रचलित मूल्यों के आधार पर जो मध्य प्रदेश की GSDP है, उस मामले में मध्य प्रदेश का देश में 10वां स्थान है, और देश की जीडीपी का ये है 4.63%। अब यहां पर अलग अलग राज्यों की स्थिति मैंने बताई है। सर्वाधिक GSDP वाले जो राज्य हैं वो हैं 2023-24 के हिसाब से, उसमें सबसे पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और 10वें स्थान पर मध्य प्रदेश है, जैसे मैंने अभी बताया हुआ है। तो 3 जो राज्य हैं उनका योगदान भी भारत की जीडीपी में दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का है, फर्स्ट नंबर पर है, वो है 13.53%। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु 8.88%। तीसरे नंबर पर यूपी है 8.48%। इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं कंट्राडिक्शन है, कहीं कहीं जो है आपको कर्नाटक भी मिल सकता है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक भी कहीं दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहला दूसरा ही आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा वो महत्वपूर्ण है, बाकी नीचे के जो स्थान है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मध्य प्रदेश का जो योगदान है देश की जीडीपी में 4.63%, जैसे मैंने बताया हुआ है। सबसे निचला स्थान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, इसका योगदान देश की जीडीपी में है 0.04%। तो इस तरीके से यहां तक मैंने आज बताया हुआ है, और आगे हम कल इस विषय पर और आगे चर्चा करेंगे। जैसे अभी इसमें जीडीपी में मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि दर कितनी रही, फिर मध्य प्रदेश और भारत की अलग अलग तीनों क्षेत्रों में जो है कितनी वृद्धि हुई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, फिर जीडीपी में योगदान, जीबीए में योगदान, फिर प्रति व्यक्ति आय के बारे में, फिर जीबीए का मैं मीनिंग भी बताऊंगा आप लोगों को, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। ये सारी चीजें आगे हम
चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में बात करेंगे।